हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज जो मैं आप लोगों के साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये टॉपिक है हमारा थ्योरी ऑफ सप्लाई। मैंने ऐसा ही एक सिमिलर टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड को हमने कंप्लीटली कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था। अब ये जो हमारा थ्योरी ऑफ सप्लाई है, इस चैप्टर को हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हमारा फोकस होने वाला है प्रोड्यूसर के ऊपर, प्रोड्यूसर के बिहेवियर के ऊपर। हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइस और सप्लाई के बीच में रिलेशन। प्रेजेंट चैप्टर के अंदर हम जो कंटेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सप्लाई का मीनिंग, स्टॉक का मीनिंग, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व, देन कौन कौन से फैक्टर्स सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ सप्लाई, और उसके बाद इस वीडियो के अंदर हम चेंज इन सप्लाई को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आइए टाइम ना ज्यादा वेस्ट करते हुए हम इन कॉन्सेप्ट्स को जरा डिटेल में पढ़ें। सबसे पहले यहां पे लिखा है सप्लाई और स्टॉक का मीनिंग। जनरली आम इंसान सप्लाई और स्टॉक का मीनिंग एक ही लेता है, लेकिन ये दोनों ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। सप्लाई का मतलब एक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है जो कि प्रोड्यूसर मार्केट में बेचने के लिए उतारता है, और स्टॉक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है जो प्रोड्यूसर के पास पड़ी हुई है साइड पे, वो अभी नहीं बेच रहा। इट इज मेंट टू बी सोल्ड इन फ्यूचर। सप्लाई क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच इज ऑफर्ड बाय प्रोड्यूसर इन द मार्केट फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम, ये उसने ऑफर किया बेचने के लिए। और स्टॉक quantity of commodity which is kept aside by producer to be meant for future sale at any particular time at any particular price। मेरी बात को समझे आप। ये जो भी से फॉर एग्जांपल 100 केजी प्रोड्यूसर ने वीट प्रोड्यूस किया है, 100 केजी में से 40 केजी अपने पास रख लिया ये सोच के कि फ्यूचर में बेचेगा, और 60 केजी उसने मार्केट में उतार दिया, तो 60 केजी सप्लाई है, 40 किलो स्टॉक है। तो सप्लाई और स्टॉक किस तरीके से बिहेव करते हैं प्राइस के साथ, एक बार देख लेते हैं। दोनों के बीच में इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। सबसे पहले तो मीनिंग का डिफरेंस ले लीजिए कि सप्लाई जो है ये उसने ऑफर किया है सेल के लिए, और ये उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है फ्यूचर सेल के लिए। दोनों के बीच में कैसे डिफरेंस शो किया जा सकता है? प्राइस। अगर आज प्राइस हाई है, प्रोड्यूसर ज्यादा बेचेगा, स्टॉक कम रखेगा, क्योंकि हाई प्राइस पे उसने स्टॉक रखा तो अपॉर्चुनिटी लूज कर रहा है प्रॉफिट कमाने की। तो प्राइस हाई होने के जब होगा, प्रोड्यूसर सप्लाई ज्यादा करेगा स्टॉक का। लेकिन फ्यूचर में प्राइस हाई है, ये तो करंट प्राइस है, फ्यूचर में प्राइस हाई है, तो आज बेच के फायदा नहीं है, तो प्रोड्यूसर स्टॉक ज्यादा कर देगा, सप्लाई कम करेगा, अपने पास स्टॉक भरेगा कि फ्यूचर में बेचें, फ्यूचर में बेचने का फायदा। आई होप ये आपने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया सप्लाई का और स्टॉक का। अब इसके बाद है हमारे पास सप्लाई शेड्यूल। ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। सप्लाई शेड्यूल एक टेबल है, एक टेबल जिसमें हम शो करेंगे प्राइस और सप्लाई के बीच में रिलेशन। आप मान लीजिए एक प्रोड्यूसर है, क्या चाहते हैं आप प्राइस अगर आपको हाई मिल रहा हो तब ज्यादा सप्लाई करेंगे कि लो प्राइस पे हाई सप्लाई करेंगे? जी हां, जब आप एक प्रोड्यूसर हैं, आपको प्राइस हाई मिल रहा है तो आप हाई प्राइस पे सप्लाई ज्यादा करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये, आप प्राइस और सप्लाई के बीच में जो रिलेशन स्टडी करेंगे वो पॉजिटिव रिलेशन होगा। तो ये सप्लाई शेड्यूल भी एक टेबल है जो प्राइस और सप्लाई के बीच में रिलेशन शो करता है। पॉजिटिव रिलेशन दो तरीके का है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल सिंगल कंज्यूमर के सिंगल प्रोड्यूसर के बिहेवियर को बताएगा, जबकि मार्केट सप्लाई शेड्यूल मार्केट में सारे प्रोड्यूसर्स के बिहेवियर को बताएगा। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, ये एक प्रोड्यूसर है मान लेते हैं, 10 रुपए पे 10 यूनिट सप्लाई कर रहा है, 20 रुपए पे 20 यूनिट, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है उसकी सप्लाई भी बढ़ती जा रही है। ये एक सिंगल प्रोड्यूसर का बिहेवियर है। लेकिन मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या कहता है? आप देखिए, हमने माना कि मार्केट में 2 प्रोड्यूसर है, आप 3 माने, 4 माने, जितने मर्जी माने। मार्केट सप्लाई शेड्यूल मार्केट के सारे प्रोड्यूसर के बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है। आप देखिए, प्राइस बढ़ रहा है, ए की सप्लाई भी बढ़ रही है, बी की सप्लाई भी बढ़ रही है, इन दोनों की सप्लाई को प्लस कर दिया तो मार्केट की सप्लाई बढ़ रही है।
मार्केट सप्लाई शेड्यूल एक ऐसा शेड्यूल है जो प्राइस और मार्केट की सप्लाई के बीच में रिलेशन को शो करेगा और ये रिलेशन पॉजिटिव होगा। और मार्केट की सप्लाई कैसे फाइंड आउट करेंगे, जितने भी इंडिविजुअल कंज्यूमर्स है मार्केट में, इन सबकी सप्लाई को प्लस कर दीजिए, मार्केट की सप्लाई आ जाती है। केस को सिंप्लीफाई करने के लिए ए और बी ही प्रोड्यूसर एज्यूम करे गए हैं, अदरवाइज आप 3 प्रोड्यूसर एज्यूम करेंगे तब भी चलेगा। इसके बाद हमारे पास है सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व और सप्लाई शेड्यूल में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही मैसेज कन्वे करते हैं, प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है। सप्लाई शेड्यूल में रिलेशन टेबुलर फॉर्म में शो किया जाता है और सप्लाई कर्व में यही रिलेशन डायग्रामेटिक फॉर्म में शो किया जाता है। सप्लाई कर्व इज डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल शोइंग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। सेम मैसेज। जिस तरह से सप्लाई शेड्यूल 2 तरीके का है, सप्लाई कर्व भी 2 तरीके का है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन है। ये देखिए, यही शेड्यूल बनाया था हमने, 10 पे 10, 10 पे 10 सप्लाई, 50 पे 50 सप्लाई। सो इसी शेड्यूल को डायग्रामेटिक फॉर्म में शो कर देंगे तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व आ जाता है और ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक इसी तरह हमारे पास मार्केट सप्लाई कर्व। मार्केट सप्लाई कर्व डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है मार्केट सप्लाई शेड्यूल का। ये मार्केट की सप्लाई और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन शो करता है। हमने ए प्रोड्यूसर के बिहेवियर को प्राइस के साथ कोरिलेट करके डायग्राम बनाया, अपवर्ड स्लोपिंग। बी प्रोड्यूसर के बिहेवियर को कोरिलेट करके डायग्राम बनाया, अपवर्ड स्लोपिंग। फिर इन दोनों को सम करके मार्केट की सप्लाई है, दिस इज मार्केट सप्लाई। अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कब होता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो मार्केट का। सो यहां पे हमने बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट देखे हैं कि सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व दोनों में सिमिलरिटी ये है, प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन को एक्सप्रेस करते हैं। प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है। दोनों में डिफरेंस ये है कि शेड्यूल के अंदर टेबुलर फॉर्म में रिलेशन को एक्सप्रेस किया गया है, जबकि कर्व के अंदर डायग्रामेटिक फॉर्म में रिलेशन को एक्सप्रेस किया गया है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई मींस किसी भी प्रोड्यूसर की सप्लाई को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर हैं। प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करेगा या कम सप्लाई करेगा, किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे मैं आपके साथ 11 फैक्टर्स डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहला है प्राइस। कमोडिटी का खुद का प्राइस, आज का प्राइस। अगर आज प्राइस हाई है, प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करेगा क्योंकि प्रॉफिट कमाने का ये एक सुनहरा मौका है। सो व्हेन प्राइस इज हाई, सप्लाई विल बी हाई बिकॉज प्रोड्यूसर विल बी एबल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन दैट वे। बट व्हेन प्राइस गोज डाउन, सप्लाई विल बी लो बिकॉज ऐसे में प्रोड्यूसर स्टॉक मेंटेन करना प्रेफर करेगा और वेट करेगा कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो वो बेचेगा। हाँ, ये बात सही है कि वो तभी स्टोर करेगा अगर प्रोडक्ट स्टोरेबल है। अगर पेरिशेबल प्रोडक्ट है तब नहीं हो पाएगा वो काम, तो प्रोड्यूसर को मजबूरी में लो प्राइस पे भी निकालना पड़ेगा अगर पेरिशेबल है। ये नॉर्मल केस की, नॉर्मल कमोडिटी के केस में ही है। देन उसके बाद दोस्तों हमारे पास है एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। आज का प्राइस तो हो गया, फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन। अगर प्रोड्यूसर को लगता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर नहीं बेचेगा। प्रोड्यूसर स्टॉक करके रखना पसंद करेगा ताकि वो प्रोडक्ट जब फ्यूचर में उसका प्राइस, नियर फ्यूचर में जब प्राइस बढ़ जाएगा तब बेचे, हाई प्रॉफिट कमाएगा। लेकिन उसको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस गिरने वाला है तो निकालो, आज ही प्रोडक्ट जो भी प्राइस चल रहा है निकाल दो उस पर, क्योंकि फ्यूचर में जब प्राइस गिरेगा तो प्रॉफिट मार्जिन गिर जाएगा। आज बेचना फायदे का सौदा रहेगा। देन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। कमोडिटी की सप्लाई जो है ना सिर्फ अपने आज के प्राइस पे डिपेंड करती है, ना सिर्फ अपने खुद के एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस पे डिपेंड करती है, बल्कि अपनी साथ वाली कमोडिटी के प्राइस पे भी डिपेंड करती है। मान लीजिए मैं प्रोड्यूसर हूं, एक्स और वाई 2 कमोडिटीज प्रोड्यूस कर रहा हूं। मेरे पास 10 वर्कर हैं, 5 लोग एक्स पे लगे हैं, 5 लोग वाई पे लगाए हुए हैं। सो एक्स की सप्लाई वाई के प्राइस पे भी डिपेंड करेगी। अगर मैं ये देखता हूं कि वाई का प्राइस बढ़ता जा रहा है, तो वाई प्रोड्यूस करने में फायदा है, तो मैं एक्स में से बंदे निकालूंगा, वाई में शिफ्ट कर दूंगा, वाई की सप्लाई बढ़ा दूंगा। तो दोस्तों इस प्रोसेस के अंदर
एक्स की सप्लाई गिर जाएगी। क्यों गिरी? क्योंकि वाई का प्राइस बढ़ा है। सो एक कमोडिटी की सप्लाई अपने साथ वाले प्रोडक्ट के प्राइस पे भी डिपेंड करेगी। मैं रिपीट करता हूं, अगर वाई का प्राइस बढ़ता है तो मुझे वाई में प्रॉफिट नजर आएगा, मैं एक्स में से बंदे निकाल के वाई में डाल दूंगा। ऐसे में वाई की सप्लाई तो बढ़ती है बट एक्स की सप्लाई कम होगी क्योंकि बंदे निकाल लिए मैंने यहां से। सो एक्स की सप्लाई गोज डाउन इफ प्राइस ऑफ वाई गोज अप। देन बेटा वी हैव टेक्नोलॉजी, वेरी सिंपल फैक्टर। Technology has direct relationship with supply. If producer will use advanced technology, then supply will be more. But in case producer uses backward technology, supply will be less. Then objective of the firm, क्या objective लेके production कर रहे हैं? If objective is social welfare, then producer will increase supply by reducing the price. क्योंकि welfare objective achieve करना है भाई। If objective is social welfare, then supply will be high at less price. But if objective is profit maximization, then supply will be high only and only high price. समझ रहे हैं मेरी बात? Objective of the firm should be taken into consideration while deciding how much to supply. If objective is social welfare, supply will be high at low price. If objective is profit maximization, then supply will be high at high price only. Then number of firms, बड़ा सिंपल सा, ज्यादा नंबर ऑफ फर्म्स है सप्लाई ज्यादा, नंबर ऑफ फर्म्स कम है तो सप्लाई कम। टू सिंपल, ज्यादा प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई, कम प्रोड्यूसर कम सप्लाई। देन वी हैव बिजनेस कंडीशंस। कैसी है बिजनेस कंडीशन? फेवरेबल हो सकती है, अनफेवरेबल। इसे टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं बुलिश एंड बियरिश। बुलिश बिजनेस कंडीशंस क्या है? फेवरेबल बिजनेस कंडीशन। जब बिजनेस कंडीशन फेवरेबल होती है तो प्रोड्यूसर को प्रॉफिट नजर आता है, वो इन्वेस्टमेंट करता है, सप्लाई बढ़ती है। जब बिजनेस कंडीशन अनफेवरेबल होगी, इसे बियरिश बोलते हैं। जब बिजनेस कंडीशन बियरिश है, अनफेवरेबल है, प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करने से हिचकिचाएगा, इन्वेस्ट कम करेगा, सप्लाई भी कम ही होगी। सो फेवरेबल बिजनेस कंडीशन में सप्लाई ज्यादा, अनफेवरेबल बिजनेस कंडीशन में सप्लाई कम। नेक्स्ट वी हैव वेज रेट। लेबर मार्केट में वर्कर क्या डिमांड कर रहे हैं? वेज रेट। अगर वर्कर महंगे हो गए, वेज रेट ज्यादा मांग रहे हैं, तो ऐसे में इसका मतलब यह हुआ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन गिर जाएगा। इस वजह से प्रोड्यूसर सप्लाई कम करेगा। अगर वेज रेट सस्ता हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिर जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन हाई हो जाएगा, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। देन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल यूज करो वो सस्ता मिल रहा है तो अच्छी बात है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिर गया, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, सप्लाई ज्यादा। बट अगर रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई, प्रॉफिट मार्जिन लेस, देन सप्लाई विल बी लेस। नेक्स्ट वी हैव टैक्स रेट। गवर्नमेंट भाई टैक्स लगाती है प्रोड्यूसर के ऊपर। अगर गवर्नमेंट ने ज्यादा टैक्स लगाया, खर्चा बढ़ जाएगा, प्रॉफिट गिर जाएगा और सप्लाई गिर जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया, खर्चा कम हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया, सप्लाई हाई। देन लास्ट सब्सिडीज, बेनिफिट्स है ये बेनिफिट्स है जो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को देती है एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन। अगर बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं, खर्चे कम हो जाएंगे, बिजली सब्सिडाइज दे दी और ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर सब्सिडी मिल रही है, काफी चीजों के ऊपर सब्सिडी मिल रही है, तो खर्चे कम, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा, सप्लाई ज्यादा। बट अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडीज विड्रॉ कर ली, खर्चे बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, सप्लाई भी कम हो जाएगी। सो दोस्तों, दीज आर 11 डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट सप्लाई ऑफ एनी प्रोड्यूसर। अभी आप देखिए, इनमें से जो फर्स्ट फैक्टर है इसको हम प्राइस बोलते हैं, बाकी 2 से लेकर 11 नंबर तक जितने भी फैक्टर्स हैं इसको हम बोलते हैं अदर फैक्टर्स। याद रखिएगा, फर्स्ट प्राइस ओन कमोडिटी का प्राइस, करंट प्राइस ओन कमोडिटी का, ये प्राइस की कैटेगरी में आता है। उसके अलावा सारे फैक्टर्स अदर फैक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ सप्लाई, कि प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन जो है वो किस तरीके से है, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि प्रोड्यूसर के बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है। लॉ ऑफ सप्लाई मीनिंग है, लॉ ऑफ सप्लाई शोज रेफर्स टू द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाई। बट रेड कलर से जो लिखा हुआ है ये नहीं भूलेंगे आप,
while other factors remaining the same. अदर फैक्टर को कांस्टेंट करना जरूरी है। ये अदर फैक्टर कौन से हैं? वेज रेट, टेक्नोलॉजी, बिजनेस कंडीशन। इनको साइड पे करो, इनको इधर रखो, क्योंकि बेटा प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन तभी अप्लाई करेगा अगर अदर फैक्टर्स सेम रहे। मान लीजिए लॉ ऑफ सप्लाई ने कहा प्राइस बढ़ता है सप्लाई बढ़ेगी, मानते हैं ना? यही तो बोला, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। तो प्राइस बढ़ा, दूसरी तरफ नंबर ऑफ प्रोड्यूसर निकलते जा रहे हैं, तो सप्लाई तो कम हो जाएगी। तो प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन तभी होगा जब हम रिलेशन सिर्फ प्राइस और सप्लाई में पढ़ें, बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दीजिए। इसीलिए हमने एजम्पशन लिखी है कि रिलेटेड गुड्स का प्राइस भी साइड में करिए, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, जितने भी फैक्टर्स अदर फैक्टर्स हैं उन सबको कांस्टेंट कर दो, उनमें कोई चेंज ना आए, तभी प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, आगे देखते हैं ये किस तरीके से एक्सप्लेन करें। एक टेबल बना दीजिए जिसमें एक कॉलम में प्राइस बढ़ता हुआ दिखा दीजिए, जरूरी नहीं है यही नंबर लेने, जो मर्जी नंबर लीजिए। फिर दूसरे कॉलम में सप्लाई दिखा दीजिए बढ़ती हुई। प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन हो गया। जब इसको प्लॉट करेंगे वैल्यूज को डायग्राम की फॉर्म में, आपको अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व मिलेगा। So you should know the slope of supply curve. It is always and always upward sloping, right? So what did we study in law of supply? एक तो हमने मीनिंग कि पॉजिटिव रिलेशन है प्राइस एंड सप्लाई में, अदर फैक्टर्स सेम रहते हैं, ये लिखना नहीं भूलेंगे। फिर कुछ एजम्पशंस लिखी जिसमें हमने कहा टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं है आएगा, नंबर ऑफ फॉर्म्स में चेंज नहीं आएगा, बिजनेस कंडीशंस नॉर्मल रहेंगी। देन टेबल और डायग्राम से एक्सप्लेनेशन दिया। बट यहां पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस केसेस जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं करेगा पेरिशेबल प्रोडक्ट्स। पेरिशेबल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट हैं जो स्टोर नहीं कर सकते, जल्दी खराब हो जाएंगे। फ्रूट्स हैं, फ्यू वेजिटेबल हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। मान लीजिए इनका प्राइस गिर गया, तो सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई के मुताबिक सप्लाई गिर जानी चाहिए, प्रोड्यूसर स्टॉक मेंटेन करेगा। लेकिन ये पेरिशेबल है, प्रोड्यूसर सप्लाई गिराएगा, स्टॉक मेंटेन करेगा तो नुकसान में रहेगा क्योंकि वो खराब हो जाएगी। सो ऐसे में लो प्राइस पे भी प्रोड्यूसर विल बी फोर्स टू इंक्रीज द सप्लाई, उसे स्टॉक क्लियर करना है, तो लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाता है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, देखिए जब नेचुरल क्लैमिटीज आती है जैसे कि फ्लड, इनका सबसे ज्यादा असर एग्रीकल्चर पे पड़ता है, फसलें तबाह हो जाती हैं। ऐसे में व्हाट डू वी सी इन द मार्केट? ऐसे में हम देखते हैं कि सब्जियां, क्रॉप्स महंगी हो गई, बट प्रोड्यूसर हाई प्राइस पे भी सप्लाई नहीं बढ़ा पा रहा क्योंकि वो तो डैमेज हो गया। तो हाई प्राइस पे वी सी लो सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाता है। वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस, प्रोड्यूसर बिजनेस बंद कर रहा है या आप कह लें खत्म कर रहा है, स्टॉक क्लियर कर रहा है, सीजन खत्म हो गया। जब प्रोड्यूसर वांट्स टू क्लियर द स्टॉक बिकॉज ही वांट्स टू क्लोज डाउन द प्रोडक्शन यूनिट और सीजन डाउन हो रहा है, सीजन ऑफ हो रहा है, ऐसे में सप्लाई हाई हो जाएगी, प्रोड्यूसर प्राइस को गिरा के सप्लाई इंक्रीज करता है। क्योंकि जब स्टॉक क्लियर करना होता है ना, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, ऑब्जेक्टिव रिकवरी ऑफ कॉस्ट होता है। तो कॉस्ट रिकवर करना है तो प्राइस रिड्यूस करो, सप्लाई इंक्रीज कर दो। प्रोड्यूसर बिजनेस बंद कर रहा है, सस्ता निकालो, सामान निकालो, कौन स्टॉक मेंटेन करेगा, बिजनेस तो करना है नहीं है, तो प्राइस को गिरा के स्टॉक क्लियर करने की करते हैं। ऐसे में लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाता है। Now our next topic is change in supply. Change in supply का मतलब सप्लाई का या तो बढ़ना या फिर फॉल होना। सप्लाई बढ़ेगी कब या फॉल कब होगी? दो कारणों से। अभी मैंने आपसे फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई की बात करी थी, 11 फैक्टर्स बताए थे मैंने आपको, लेकिन उनका कैटेगराइजेशन दो करा था। एक था फर्स्ट वाला प्राइस और बाकी सारे थे अदर फैक्टर। सो यहां पे भी वही लॉजिक लगाने वाला हूं मैं कि चेंज इन सप्लाई का मतलब या तो सप्लाई का राइज होना या फिर सप्लाई का फॉल होना, दो कारणों से, या तो प्राइस की वजह से या फिर अदर फैक्टर्स की वजह से। मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा अपनी बात को, प्राइस, ये जो हमारी सप्लाई है, सप्लाई का या तो राइज होना या फिर फॉल होना, दो कारणों से, या तो प्राइस की वजह से या अदर फैक्टर्स की वजह से। जब प्राइस की वजह से सप्लाई चेंज होती है तो उसे मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व बोलते हैं। जब अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज होती है तो शिफ्ट इन सप्लाई कर्व बोलते हैं। तो डेफिनेशन देखिए मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व की, इट मींस राइज और फॉल इन सप्लाई बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस व्हाइल अदर फैक्टर्स रिमेन द सेम।
तो यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई यहां पे अप्लाई कर रहा है, क्योंकि प्राइस चेंज हो रहा है बट अदर फैक्टर सेम है, यहां पे लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई कर रहा है। राइज और फॉल इन सप्लाई बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस व्हाइल अदर फैक्टर्स रिमेन द सेम। तो राइज और फॉल को अलग अलग करके भी डिस्कस किया जा सकता है। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, एक पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन का मतलब सप्लाई का राइज होना, क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ा, व्हाइल अदर फैक्टर्स रिमेन द सेम। हमने देखा प्राइस 10 रुपए था, सप्लाई 10, प्राइस बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गई, प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ी, इसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। और यहां पे भी अदर फैक्टर सेम लिखेंगे, नहीं लिखा तो डेफिनेशन गलत। 10 रुपए प्राइस, 10 रुपए सप्लाई, प्रोड्यूसर इज एट पॉइंट ए, प्राइस बढ़ गया 50 पे, सप्लाई बढ़ गई 50 पे, प्रोड्यूसर इज एट पॉइंट बी। जो ए से बी को हमने ज्वाइन किया, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई का बनाया, और प्रोड्यूसर की जो मूवमेंट हुई है नीचे से ऊपर की तरफ। हम यहां पे देखते हैं कि प्रोड्यूसर ऐसे केस में सेम सप्लाई कर्व पे रहता है, सिर्फ उसकी मूवमेंट चेंज होती है, ही मूव्स अप अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। इसके बाद हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, बिल्कुल ऑपोजिट है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, फॉल इन सप्लाई बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस व्हाइल अदर फैक्टर्स रिमेन द सेम। अब यहां पे प्रोड्यूसर पहले 50 रुपए पे 50 यूनिट सप्लाई करता है, प्राइस गिर गया 10 रुपए पे, यूनिट गिर गई 10 यूनिट। अब आप देखिए 50 रुपीज पे 50 सप्लाई, प्रोड्यूसर इज एट पॉइंट ए, पहले नीचे था पॉइंट ए, अब पॉइंट ए ऊपर चला गया क्योंकि पहले ज्यादा सप्लाई करी, प्राइस गिरा, सप्लाई भी गिर गई, प्रोड्यूसर ऊपर से नीचे की तरफ आया। इन दिस केस प्रोड्यूसर मूव्स डाउन अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। पिछले वाले केस में प्रोड्यूसर मूव्स अप अलोंग द सेम सप्लाई कर्व था, यहां पे प्रोड्यूसर मूव्स डाउन अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। दिस वाज मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व, जहां पे प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंज आता है। प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ी, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। प्राइस के गिरने से सप्लाई गिरी, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। नाउ व्हाट वी हैव शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। यहां पे प्राइस की वजह से नहीं, अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई में चेंज आता है। अदर फैक्टर में क्या चेंज हो सकता है? अदर फैक्टर में फेवरेबल चेंज आ सकता है, अनफेवरेबल। ये दो केसेस हैं। इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब सप्लाई में राइज होना, क्यों? क्योंकि अदर फैक्टर में फेवरेबल चेंज आया, मे बी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, मे बी नंबर ऑफ फॉर्म्स बढ़ गए, मे बी बिजनेस कंडीशंस फेवरेबल होगी, बट प्राइस में कोई चेंज नहीं। प्राइस सेम रहा, सप्लाई बढ़ गई। प्राइस सेम रखा, 30 पे 30, फिर 30 पे 40। ऐसे में प्रोड्यूसर मूव्स टू न्यू सप्लाई कर्व। पहले प्रोड्यूसर सेम सप्लाई कर्व पे था, अब न्यू सप्लाई कर्व पे गया, और ये न्यू सप्लाई कर्व डाउनवर्ड है, राइटवर्ड शिफ्ट। इसको राइटवर्ड शिफ्ट एंड डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व बोलते हैं। याद रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डाउनवर्ड शिफ्ट का मतलब फॉल इन सप्लाई है ना। डाउनवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व कब होता है? जब सप्लाई इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि फेवरेबल चेंज आया है अदर फैक्टर्स में। अगर यही हमारे पास केसेस इसके देख लिए जाए, हम इसके एक बार केसेस देख लें कि ये जो सप्लाई इंक्रीज हुई है किस वजह से इंक्रीज हुई है, तो ये हमारे पास कुछ रीजंस हैं। ये कौन से रीजन है? ये सारे के सारे अदर फैक्टर्स हैं। व्हेन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड डिक्रीजेस, जब एक्स और वाई कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा हूं, वाई कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना मेरे लिए फायदे का सौदा नहीं है। वहां से बंदे निकाल लूंगा, एक्स में लगा दूंगा, एक्स की सप्लाई बढ़ जाएगी, क्यों? वाई का प्राइस गिरा। प्रोड्यूसर को लग रहा है फ्यूचर में जो है प्राइस गिरे तो आज ही बेच देगा, टेक्नोलॉजी एडवांस यूज करे, प्रोड्यूसर अगर बढ़ जाए, बिजनेस कंडीशंस फेवरेबल हो, वेज रेट, लेबर मार्केट में वेज रेट सस्ता हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सस्ती हो जाएगी, रॉ मटेरियल सस्ता हो गया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सस्ती होगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो सप्लाई ज्यादा करेगा। गवर्नमेंट टैक्स कम लगाएगी तो खर्चा कम आएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, सप्लाई ज्यादा। गवर्नमेंट सब्सिडीज ज्यादा दे दे, अगर गवर्नमेंट ज्यादा सब्सिडीज देगी फायदा रहेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा, तो सप्लाई ज्यादा। सो ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई? सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई? याद रहे, आप इंक्रीज इन प्राइस नहीं कहेंगे, वो तो एक्सटेंशन का कारण है। इंक्रीज इन सप्लाई का कारण अदर फैक्टर का फेवरेबल चेंज है। इसके बाद हमारे पास है डिक्रीज इन सप्लाई, ऑपोजिट केस। यहां पे सप्लाई गिरी, क्यों?
प्राइस की वजह से नहीं, अदर फैक्टर्स में अनफेवरेबल चेंज आया है। ये देखिए आप, प्राइस तो सेम रहा, सप्लाई गिर गई, 30 पे 30 सप्लाई, फिर 30 पे 20 सप्लाई। अब की बात सप्लाई कर्व इनवर्ड शिफ्ट हुआ है, इसको आप अपवर्ड शिफ्ट बोल सकते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट बोल सकते हैं। याद रखिएगा, जब सप्लाई इंक्रीज होती है तो सप्लाई कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, सप्लाई डिक्रीज होती है तो अपवर्ड शिफ्ट होता है। क्या कारण है? कारण यही जो मैंने अभी के अभी आपको फैक्टर्स गिनाए थे, वो सारे के सारे फैक्टर्स यहां पे ऑपोजिट कर दिए गए। क्या? जैसे कि टेक्नोलॉजी बैकवर्ड हो गई, बिजनेस कंडीशंस अनफेवरेबल हो गई, वेज रेट बढ़ गया और फिर टैक्स रेट बढ़ा दिया, सब्सिडीज कम हो गई, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, और इसके अलावा और क्या हो सकता है? प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, तो इसलिए आज सप्लाई गिरा देता है। सो पीछे जो सारे फैक्टर्स करे हैं वो सारे ऑपोजिट कर दीजिए, ये हमारा डिक्रीज इन सप्लाई हो जाता है। एक बार जरा हम नजर मारते हैं, ये चार्ट डायग्राम है, ये बिहेवियर है हमारा, किस तरीके से सप्लाई कर्व का हमारा बिहेवियर रहेगा अलग अलग केसेस में। ये केस, दिस इज द केस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, प्रोड्यूसर मूव्स अप अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। Contraction of supply, producer moves down along the same supply curve. This is increase in supply, producer shifts to new supply curve which is downward. Decrease in supply, producer shifts to new supply curve which is upward. So दोस्तों, that was all about theory of supply. Hope ये वीडियो आपने पसंद किया होगा और आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करके बताए वो आपको समझ आए होंगे। Thank you for watching this video.